हेलो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे कंपनी के समापन की। तो कंपनी के समापन की जो प्रक्रिया है वो बड़ी लंबी प्रोसेस है। कंपनी के विधान द्वारा समापन जब होता है तो दो प्रकार से हो सकता है, जो हमने पिछले वीडियोस में समझने का प्रयास किया था। आज हम अधिकरण द्वारा समापन की प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन करेंगे। तो उसको देखते हैं कि अधिकरण द्वारा समापन की जो प्रक्रिया है, प्रोसीजर ऑफ वाइंडिंग अप बाय ट्रिब्यूनल, इसकी क्या प्रक्रिया है और किस प्रकार से कौन से स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। अधिकरण द्वारा जो समापन की प्रक्रिया है उसके भी कुछ अलग अलग चरण हैं। उसमें सबसे पहली बात आती है याचिका की। अधिकरण द्वारा समापन की प्रक्रिया का आरंभ समापन हेतु याचिका प्रस्तुत करने से होता है। और वो जो याचिका है वो कुछ लोग प्रस्तुत कर सकते हैं। उनमें से कौन कौन से हैं? उसमें कंपनी हो सकती है, उसमें कोई भी लेनदार या लेनदारों, एक से अधिक लेनदार भी हो सकते हैं, अंशदाता, कोई एक अंशदाता हो या कोई एक से अधिक अंशदाता हो, वो हो सकते हैं। इनमें से कोई भी हो और या इनमें से कोई भी संयुक्त रूप से भी याचिका प्रस्तुत कर सकते हैं। रजिस्ट्रार के द्वारा भी ये अधिकरण द्वारा समापन की याचिका प्रस्तुत की जा सकती है। केंद्र सरकार द्वारा कोई भी अधिकृत व्यक्ति है उसके द्वारा भी ये याचिका प्रस्तुत कर सकते हैं, या केंद्र सरकार या किसी भी राज्य सरकार के द्वारा भी इस प्रकार की याचिका प्रस्तुत की जा सकती है। और ये जो याचिका है उसकी एक प्रति रजिस्ट्रार के पास फाइल की जाती है और रजिस्ट्रार के पास इस याचिका प्रस्तुत करने की तिथि से 60 दिनों के भीतर भीतर इसको फाइल किया जा सकता है। तो सबसे पहला स्टेप याचिका प्रस्तुत करना है। उस याचिका के बाद अधिकरण द्वारा आदेश का स्टेप आता है। अधिकरण द्वारा आदेश, कंपनी के समापन की याचिका प्राप्त करने के पश्चात अधिकरण कोई भी आदेश दे सकता है, जिसमें से पहला हो सकता है याचिका को लागतों सहित या बिना लागतों के खारिज करने का। दूसरा आदेश हो सकता है कोई भी अंतरिम आदेश जो उसको उचित लगता हो, अधिकरण के द्वारा दिया जा सकता है। तीसरा बात आती है समापन का आदेश देने तक अस्थायी समापक, प्रोविजनल लिक्विडेटर अपॉइंट करने की। तो अधिकरण प्रोविजनल लिक्विडेटर नियुक्त कर सकता है और इसके अलावा कोई भी अन्य आदेश जो अधिकरण उचित समझे वो आदेश अधिकरण के द्वारा दिया जा सकता है। अधिकरण को इसमें से कोई भी आदेश जो होता है याचिका प्रस्तुत करने के 90 दिनों के भीतर भीतर देना होता है। इसके बाद बात आती है कंपनी को सूचना देना और अस्थायी समापक की नियुक्ति करना। अधिकरण कभी कभी समापन की याचिका पर विचार करते समय यह उचित समझता है कि समापन का आदेश देने तक की अवधि के लिए अस्थायी समापक या प्रोविजनल लिक्विडेटर अपॉइंट कर दिया जाए। तो ऐसी दशा में अधिकरण अस्थायी समापक की नियुक्ति से पूर्व कंपनी को आवश्यक सूचना देगा और कंपनी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का मौका देगा, उचित अवसर देगा। अगर अधिकरण किसी विशेष कारणों से सूचना देना ऐसा आवश्यक नहीं समझता है तो वह बिना सूचना दिए भी अस्थायी समापक नियुक्त कर सकता है, किंतु उसके लिए उसको इस प्रकार के अभिलेख तैयार करने पड़ेंगे। इसके बाद बात आती है कंपनी को निर्देश देने की। कभी कभी कंपनी के समापन की याचिका कंपनी के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत की जाती है। तो ऐसी दशा में अधिकरण अगर इस बात से संतुष्ट होता है कि प्रथम दृष्टि में कंपनी के समापन का मामला बनता है तो वह 30 दिनों के भीतर कंपनी को कोई भी कार्य करने के निर्देश दे सकता है, जिसमें याचिका के विरोध में अपनी आपत्तियां या पक्ष प्रस्तुत करने का हो, उसके कार्यकलापों का विवरण प्रस्तुत करने का हो। तो इस प्रकार से कंपनी को निर्देश दिया जा सकता है। कुछ विशेष सांयोगिक दशाओं में अधिकरण इन निर्देशों की पालना के लिए 30 दिनों का और ज्यादा समय दे सकता है। आपत्तियों एवं कार्यकलापों का विवरण प्रस्तुत करना। इन निर्देशों को प्राप्त करने के बाद कंपनी याचिका के विरोध में कंपनी अपने आपत्तियों और कार्यकलापों का विवरण 30 दिनों में
या इससे ज़्यादा जो बढ़ाए गए 30 दिन हैं उसके भीतर भीतर फाइल करेगी। यदि कंपनी अपने कार्यकलापों के विवरण के साथ अपनी आपत्तियों का विवरण प्रस्तुत नहीं करती तो वह बाद में उस याचिका का विरोध करने की हकदार नहीं रहती है। तो इस प्रकार से कंपनी को अपना पक्ष प्रस्तुत करना होगा। कभी कभी कंपनी स्वयं भी याचिका प्रस्तुत कर देती है, तो ऐसी दशा में याचिका के साथ ही कंपनी के कार्यकलापों का विवरण भी प्रस्तुत किया जाएगा। इसके अभाव में इस प्रकार की याचिका को अधिकरण स्वीकार नहीं करेगा। अधिकरण द्वारा जो समापन की प्रक्रिया है उसके भी कुछ अलग अलग चरण हैं। उसमें सबसे पहली बात आती है याचिका की। अधिकरण द्वारा समापन की प्रक्रिया का आरंभ समापन हेतु याचिका प्रस्तुत करने से होता है। और वो जो याचिका है वो कुछ लोग प्रस्तुत कर सकते हैं। उनमें से कौन कौन से हैं? उसमें कंपनी हो सकती है, उसमें कोई भी लेनदार या लेनदारों, एक से अधिक लेनदार भी हो सकते हैं, अंशदाता, कोई एक अंशदाता हो या कोई एक से अधिक अंशदाता हो, वो हो सकते हैं। इनमें से कोई भी हो और या इनमें से कोई भी संयुक्त रूप से भी याचिका प्रस्तुत कर सकते हैं। रजिस्ट्रार के द्वारा कंपनी समापक तथा रजिस्ट्रार को सूचित करना। एक स्टेप आता है कंपनी समापक और रजिस्ट्रार को सूचित करने का। जब अधिकरण कंपनी के समापन का आदेश दे देता है तो वह आदेश की तिथि के अधिकतम 7 दिनों के भीतर उसकी सूचना कंपनी समापक और रजिस्ट्रार को भी देता है। तो कंपनी समापक और रजिस्ट्रार को अधिकरण के द्वारा सूचित किया जाता है। कंपनी के अभिलेख में उल्लेख, राजपत्र अधिसूचना और स्टॉक एक्सचेंज को सूचना। रजिस्ट्रार को कंपनी को समापन के आदेश की प्रति प्राप्त होने पर उसका कंपनी के अभिलेख में उल्लेख करना होता है और राजपत्र में यह भी अधिसूचित किया जाता है कि कंपनी के समापन का आदेश दे दिया गया है। यदि कंपनी सूचीबद्ध है तो रजिस्ट्रार ऐसे आदेश के संबंध में जहां पर कंपनी के शेयर्स या प्रतिभूतियां लिस्टेड हैं उसको भी सूचित करना आवश्यक होता है। तो कंपनी के अभिलेख में उल्लेख किया जाता है, राजपत्र की अधिसूचना होती है और स्टॉक एक्सचेंज को भी सूचित किया जाता है। समापन समिति तथा इसकी रिपोर्ट। कंपनी के समापन के आदेश के 3 सप्ताह के भीतर कंपनी समापक अधिकरण से समापन समिति वाइंडिंग अप कमेटी गठित करने का आवेदन करता है। यह समिति कंपनी समापक द्वारा समापन हेतु संचालित की जा रही कार्यवाही में सहयोग करती है और उसका निरीक्षण भी करती है। तो समापन समिति अपनी रिपोर्ट देती है। परामर्शदात्री समिति की नियुक्ति। इसके बाद बात आती है कि परामर्शदात्री समिति की अगर आवश्यकता है तो परामर्शदात्री समिति की भी नियुक्त की जाती है। अधिकरण समापन का आदेश देते समय यह निर्देश दिया जाता है कि कंपनी समापक को परामर्श देने तथा अधिकरण को उसके द्वारा निर्देशित मामलों में रिपोर्ट देने के लिए एक परामर्शदात्री समिति होगी। ऐसी स्थिति में अधिकरण इस समिति की नियुक्ति भी करता है। तो इस प्रकार से ये एक प्रकार से अधिकरण द्वारा समापन की प्रक्रिया है, जिसमें मोटे तौर पर याचिका प्रस्तुत की जाती है। उस याचिका के आधार पर अधिकरण आदेश देता है, कंपनी को सूचना दी जाती है और अस्थायी समापक की नियुक्ति की जाती है। फिर कंपनी को निर्देश दिया जाता है, फिर उनसे उसके ऊपर कोई आपत्तियां हैं तो उसका विवरण लिया जाता है। कंपनी समापक की, परमानेंट समापक की नियुक्ति की जाती है। समापक और रजिस्ट्रार को सूचित किया जाता है। सब जगह सूचना जहाँ जहाँ आवश्यक है वहाँ दी जाती है। समापन समिति की रिपोर्ट आती है और इस समापन आदेश का जो परिणाम है वो ये होता है कि पहले तो समापक उस सबको सूचना देगा, रजिस्ट्रार को सूचना देगा, रजिस्ट्रार उस पर जो भी आवश्यक कार्यवाही है वो करेगा। उसके बाद समापन के आदेश जो होते हैं उसके बाद जितने जो सूट्स फाइल किए हुए रहते हैं उन वादों पर रोक लग जाती है। संचालकों द्वारा लेखा पुस्तकें जो हैं समापक को सौंपी जाती हैं, समापक उनका निरीक्षण करता है। कंपनी की जो संपदा है कंपनी समापक की अभिरक्षा में आ जाती है। जो भी कंपनी की एसेट्स हैं वो सब समापक अपने कंट्रोल में ले लेता है, नियंत्रण में ले लेता है और जो भी वाद योग्य वस्तुएं हैं, संपत्तियां हैं, उन सब का संरक्षक जो होता है वो समापक होता है।
और उसके बाद अधिकारियों, कर्मचारियों, उन सब की सेवा मुक्ति का एक प्रकार से नोटिस समझा जाता है और उनको सबको नोटिस दे दिया जाता है। और अगर आवश्यक होता है कि कंपनी का व्यवसाय जारी रखा जाए, उस दशा में छोड़कर बाकी सभी स्थितियों में कंपनी के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों आदि को सेवा मुक्ति का नोटिस माना जाता है। और उसके बाद संचालक मंडल की शक्तियों का अंत हो जाता है। संचालक मंडल के पास जो शक्तियां रहती हैं वो सब समापक के पास आ जाती हैं। उसके बाद समापक मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद आदेश जो होते हैं वो लेनदारों और अंशदाताओं के पक्ष में जो भी कार्य होता है वो समापक के द्वारा किया जाता है। लेनदारों और अंशदाताओं का ध्यान रखा जाता है। उसके बाद कंपनी के अगर समाप्त हो जाती है या समापन की प्रक्रिया फाइनल हो जाती है तो उसके जो संयोगिक ऋण हैं और कंपनी के विरुद्ध जो सभी दावे हैं वो प्रमाण के आधार पर ही स्वीकार किए जाते हैं। इन सभी ऋणों और दावों का न्यायपूर्ण रीति से अनुमान लगाया जाता है, उसकी व्यवस्था की जाती है। अगर दिवालिया हो जाती है कंपनी तो उसके संबंध में भी विशेष प्रावधान लागू होते हैं। और जो दिवालिया व्यक्ति के संबंध में, संपत्तियों के संबंध में जो प्रावधान लागू होते हैं वो सिद्ध करने योग्य ऋणों के संबंध में, भावी और संयोगिक दायित्वों के मूल्यांकन के संबंध में, सुरक्षित और असुरक्षित लेनदारों के संबंध में, सबके संबंध में उनके जो भी प्रावधान होते हैं वो उनके ऊपर लागू होते हैं। और ये सबसे इम्पोर्टेंट पहलू होता है कि लेनदारों के ऊपर किसी दिवालिया कंपनी का क्या प्रभाव पड़ता है। उसके बाद चल प्रभार जो होता है 12 महीनों के भीतर उसको प्रभार सृजन किया जाता है। और उसके बाद प्रलेखों पर समापन संबंधी विवरण का जिक्र किया जाता है। और संपदा का जो विक्रय है वो भी सब समापक की देखरेख में या अधिकरण की देखरेख में होता है। अंशों का, जो भी कंपनी के अंश होते हैं उनका ट्रांसफ़र और सदस्यों की हैसियत जो होती है वो सब अगर कोई परिवर्तन किया गया है तो उसको फिर व्यर्थ माना जाता है, क्योंकि अधिकरण द्वारा समापन के आदेश के पश्चात किसी भी संपत्ति का विक्रय या अन्य प्रकार से जो व्यवस्थापन जो है या कंपनी के अंशों का जो ट्रांसफ़र है वो सदस्यों की हैसियत में या कोई परिवर्तन करना होता है तो व्यर्थ माना जाता है, जब तक कि इसके अलावा कोई और आदेश अधिकरण नहीं दे देता। कुछ जो कुड़कियां हैं वो व्यर्थ हो जाती हैं अधिकरण द्वारा समापन के पश्चात। जो कुड़कियां थीं, जप्तियां थीं, लेख पत्र आदि थे वो व्यर्थ हो जाते हैं। कंपनी के संपत्ति के विरुद्ध कोई भी जप्ती या लेख पत्र जो अधिकरण की अनुमति के बिना है वो व्यर्थ हो जाएगा। अधिकरण की अनुमति के बिना अगर कंपनी कोई संपदा या वस्तु का विक्रय अनुबंध किया गया है तो वो व्यर्थ हो जाता है। तो इस प्रकार से लेकिन सरकार को जो देय कर हैं उसकी वसूली के लिए अगर कोई भी कार्य किया गया है तो वो व्यर्थ नहीं माना जा सकता। सरकार अपनी वसूली अवश्य पूरी करेगी। उसके बाद बात आती है लेनदारों और अंशदाताओं द्वारा पुस्तकों और प्रपत्रों का निरीक्षण की। तो अधिकरण कंपनी के समापन के आदेश देने के पश्चात लेनदार या अंशदाता अगर किसी पुस्तकों और प्रपत्रों का निरीक्षण करना चाहते हैं तो वो निर्धारित नियमों के अधीन ही कर सकते हैं। तो वो निरीक्षण भी कर सकते हैं अंशदाता, क्योंकि उनके सीधे सीधे हित प्रभावित होते हैं अंशदाताओं और लेनदारों के। लेकिन इन लेनदारों और उसमें इनको तो निश्चित प्रविधि से ही देख सकते हैं, लेकिन केंद्र सरकार, राज्य सरकार, कोई सरकार के द्वारा प्रयुक्त अधिकारी जो होता है, अधिकार प्राप्त व्यक्ति जो होता है, और या उनके भी किसी अधिकृत व्यक्ति के, इनके हित प्रभावित नहीं होते हैं, इनके हित सुरक्षित रहते हैं। तो इस प्रकार से ये सारी की सारी जो अधिकरण के द्वारा समापन की प्रक्रिया पूरी की जाती है, जिसको हम अधिकरण द्वारा समापन या अनिवार्य समापन भी बोलते हैं। थैंक्स। अगले उसमें हम आगे की समापन के विषय में आगे की प्रक्रिया का अध्ययन करेंगे।